फैक्ट बताता हूँ, मैं आज़ाद कश्मीर में रहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोटली। जब बॉर्डर लाइन एल से भी जाते हैं ना, जैज़ जोंग और वारिद के सिग्नल नहीं आ रहे होते, एयरटेल 4G के सिग्नल हमें आ रहे होते हैं अच्छा। इंडियन और कश्मीर से, बॉर्डर एरिया पे। क्या बात है यार। आप कश्मीर से हो तो आप ज़्यादा ब्रीफ कर पाओगे। अगर मैं बात करूं इंडिया के जो कश्मीर है, हाँ जी। वहां पर नरेंद्र मोदी ने जो 370 का आर्टिकल हटाने के बाद और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर दी। इलेक्ट्रिक बसेस दे दी, रोड बना लिए, कारपेटेड रोड। उसके बाद स्कूलिंग निज़ाम अच्छा कर लिया, दुनिया का ऊंचा सिनेमा बना दिया, रेलवे निज़ाम बना दिया, माल ऑफ कश्मीर बना दिया। माल ऑफ कश्मीर बना दिया। तो हमारे कश्मीर के लिए हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया, थोड़ा सा वाजे करते हैं आप खुद कश्मीर से। एक एडिशनल मैं चीज़ ऐड करना चाहूँ, दुनिया का सबसे ऊंचा जो रेलवे ट्रैक है ना, वो इंडिया में बना है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में। उन्होंने दिल्ली को श्रीनगर से मिलाया 4 घंटे का रास्ता, जो पहले 12 घंटे का रास्ता था। उन्होंने फास्टेस्ट ट्रेन डाली है उधर, पहाड़ों को काट काट के। अभी मैं अपने कैपिटल जाने के लिए मुझे 12 घंटे लगते हैं, लाहौर आते हुए मुझे 10 घंटे लगते हैं। अपने कश्मीर के अंदर मुझे घूम के पंजाब से जाना पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर नरेंद्र मोदी ने अपने कंट्री के लिए इतना काम किया कि दुनिया सारी वाह तारीफें कर रही है आज के टाइम के अंदर। क्या समझते हो कि चले दुश्मन से कुछ नहीं तो ये तो सीख लें कि भाई तरक्की किस तरह से करनी है, जरूरी है कि नहीं है? बिल्कुल बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। पाकिस्तान का तो पहले इंडिया से कंपैरिजन है ही नहीं। आपका क्वेश्चन मैं आपको माज़ के साथ आपको करेक्ट करूंगा कि पाकिस्तान का इंडिया के साथ, इवन के बांग्लादेश के साथ भी कंपैरिजन नहीं है। बांग्लादेश की ग्रोथ रेट कोरोना में 8% रही है, पाकिस्तान की 6%। इमरान खान के कुछ पीटीआई दौर के अच्छे काम थे, इन्होंने अप लेके गए हैं, लेकिन अब वापस 2% पे भी नहीं है। पहले तो इंडिया से हमारा इंडिया में जो भी कंपनी आती है ना, उसको पहले वो कहते हैं कि आप हमारे नाम से यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेंगे और हमारी लेबर और रॉ मटेरियल को यूज़ करेंगे। अभी आपको पता है कि जितनी भी चाइनीज़ कंपनी है, शाओमी है, मी है मोबाइल की कंपनी, रियलमी है, ओप्पो है, वीवो है, जब वो इंडिया में आती हैं, ये जो रियलमी का 6 मेरे पास फ़ोन है, मैंने 35,000 रुपये का यहाँ से लिया है, वो इंडिया में 9,000 रुपये का। मैं रिव्यूज़ देखता हूँ। अब मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे स्टार्ट हुई थी कुछ पीटीआई दौर में, लेकिन अब वो भी अब दोबारा बंद हो गया है। इंडिया की आपने बात की दोबारा, ये जो है कार कंपनी है, रिसेंटली टेस्ला जो है इलेक्ट्रिक कार्स की कंपनी, उन्होंने कहा कि इंडिया में हम प्लांट लगाएंगे। उन्होंने कहा कि इंडिया में हम कार अपनी सेल करेंगे। उन्होंने कहा पहले आप यहाँ पे प्लांट लगाएं, यहाँ पे मैन्युफैक्चर करें, यहाँ पे हमारी एम्प्लॉयमेंट दें, और फिर यहाँ पे यानी कि वो कंट्री को फर्स्ट प्रायोरिटी होती है उनकी कंट्री। पाकिस्तान का चूँकि इंस्टेबिलिटी, अभी आप देख लें मुल्क के कैसे हालात हैं। अभी इलेक्शन होने चाहिए, हो गवर्नमेंट किसी की भी आए, इलेक्शन होनी चाहिए ताकि फुल स्ट्रेंथ गवर्नमेंट आई किसी की पाकिस्तान में, तो वो पाकिस्तान इस वजह से इंडिया से पीछे है। सही सही कहा आपने यार। अगर मैं बात करूं उनके महिंद्रा की, हाँ जी। उनकी जो स्पार्को है यार, गाड़ी की जो कंपनियां हैं, यकीन करो कि इतने को हैवी वो अदर कंट्रीज डिमांड करती है कि भाई आपकी जो उनसे गाड़ी है, टाटा की गाड़ियां इटली के अंदर, महिंद्रा की गाड़ियां इटली के अंदर, यूएई के अंदर पुलिस और आर्मी की गाड़ियों के तौर पर इस्तेमाल होती है। क्या समझते हो आपके उन्होंने कितने ज़्यादा स्टेबल कर लिया अपने इंडस्ट्री को, अपनी गाड़ी मैंने मोबाइल इंडस्ट्री। आप बताओ पाकिस्तान के ज़रा कंपैरिजन हो सकता है? गाड़ियाँ जो हम बाहर की गाड़ियाँ मंगवा के यहाँ पर मैन्युफैक्चर भी नहीं होती, असेंबल करते हैं, उसके डबल कॉस्ट पड़ जाती है हमें। हमारा तो कंपैरिजन में पहले आपको कह चुका हूँ नहीं है इंडिया के साथ। इंडिया जो है एक टेक जायंट है, टेक्नोलॉजी जायंट है। वो चाइना को अपना कंपेटिटर समझ है, जो कि चाइना 2030 में सुपर पावर है इस वक्त। वो टेक्नोलॉजिकली दुनिया अमेरिका से भी आगे है। मैं फोर्ब्स की रिपोर्ट पढ़ रहा था, मूडीज़ की, बल्कि एक आर्टिकल था, 2050 तक ना जो इंडिया है वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी होगी। उसने यूके को सरपास किया, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो आप किधर हैं? इंडिया के एक्सपोर्ट्स, उनके टेक्सटाइल पूरी दुनिया में जानी मानी जाती है, उनका नाम चलता है। अब राइस पाकिस्तान के इंडिया के नाम से बिकते हैं, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होते हैं, नाम है ना। दोस्तों आपने देखा कि अब कैसे पीओके के कश्मीरी मुसलमानों का भी मन धीरे धीरे बदल रहा है। और दोस्तों हम पहले कहते थे वो मुसलमान ये है, नहीं, जहाँ विकास होगा ऑटोमेटिकली मन बदल जाएगा। दोस्तों कितनी शर्म की बात है कि पिछले 70 सालों से कश्मीर का कोई विकास ही नहीं हो रहा था और उसको एक अलग प्रोग्राम बनाते हुए अलग पटक रखा था। पर मोदी जी ने जैसे ही 370 हटाया, वहाँ पर विकास की गंगा बह निकली है। ठीक है, अभी इतना पूरा अमन भी नहीं हुआ है, आज भी बड़ी दुखदायक खबर आती है, लेकिन वहाँ विकास शुरू हो चुका है। दोस्तों पीओके के लोग और खासकर गिलगित बाल्टिस्तान के और सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर के लोग देखते होंगे इनको कि भाई वहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बन रहा है, इतना अरबों खरबों बिलियंस डॉलर का बन रहा है, वहाँ पर रेलवे ट्रैक बन रहा है दुनिया का, यानी कि कश्मीर श्रीनगर जो पूरी दुनिया में सबसे ख़तरनाक टेरेन है, जहाँ पर सबसे ख़तरनाक पहाड़ हैं, मतलब वहाँ अपने आप में या तो चाइना ही कर सकता है या फिर अब दूसरा इंडिया कर रहा है। ऐसी जगह पर ट्रेन निकालना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। और श्रीनगर तक, दिल्ली से श्रीनगर तक ट्रेन से जुड़ जाएगा दोस्तों, कितनी बड़ी बात है। और जाहिर है फिर अगर कश्मीर से ट्रेन से जुड़ जाएगा तो कश्मीर का विकास दिन रात चौगना होगा। वहाँ पर अब मॉल खुलने लगे हैं, लोगों में धीरे धीरे ऐसे नॉर्मल जो लाइफ होती है, शाम शनिवार को घूमना, पिज़्ज़ा खाना, बर्गर खाना, डांस करना, थोड़ा सा परिवार के साथ डांस करना, मूवी देखना,
नॉर्मल उन लोगों को नॉर्मलिटी की तरफ लेके आया जा रहा है नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा। ठीक है, अभी भी पाकिस्तान की आईएसआई वहाँ पर कश्मीरी पंडितों के ऊपर हमले करवा रही है, लेकिन अब भारत की सिक्योरिटी भी लगातार बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि अब पीओके, खासकर अगर हमें पीओके लेना है और गिलगित बाल्टिस्तान लेना है बिना खून खराबे के, बिना कुछ अटैक वटैक किए, तो यही सबसे बेस्ट है कि हम इतना विकास कर दें, इतना विकास कर दें, इतना अच्छा कर दें, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो अपनी खुद की आवाम को खिलाने के पास ही पैसे नहीं है। और आपने देखा होगा कई बार पीओके के जो आंदोलनकारी वो वैसे परेशान हैं इन पाकिस्तान के पंजाब के साम्राज्य वाले लोगों से, और पीओके में आवाज़ आती रहती है कि ये पंजाबी हमारे ऊपर आके हुकूमत करते हैं, यहाँ के जनरल हमारा ऊपर आके यहाँ की ज़मीनें खरीद खरीद के हमारे ऊपर आके ये हुकूमत करते हैं। वैसे ही वहाँ तो चल रहा है। वो तो कहते हैं कि यार तुम खुद भिखारी बने हुए हैं, खुद के पास पैसे नहीं है, तुम हमें क्या खिलाओगे, हमें हमारी जान छोड़ो, हमें आज़ाद कर दो। वो यूं भी नहीं कहते कि हमें इंडिया का साथ दो, लेकिन सबसे पहले कहते हैं हमें आज़ाद कर दो। दोस्तों अगर यही हाल रहा और लगातार लगातार नरेंद्र मोदी जी ऐसे ही कश्मीर का विकास करते रहे, लगातार विकास की गंगा बहाते रहे, तो इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों कि धीरे धीरे पीओके के लोगों का मन बदलेगा और वो भारत में मिलना चाहेंगे। दोस्तों आपने देखा होगा कि पीओके के जो गिलगित बाल्टिस्तान के लोग वो दूसरी वजह से भी परेशान हैं। वो परेशानी उनकी सी पैक की वजह से, सी पैक की वजह से ठीक है थोड़ा विकास तो हो रहा है, लेकिन चूंकि चाइना इक्वलिटी में बिलीव तो करता ही नहीं है, तो वो जो भी मजदूर लाता है उसमें 80% तो वो चाइनीज़ लेके आता है, जो खुद वहाँ पे जेलों में बंद कैदी होते हैं, और वो पैसा 80% जो लगाता है वो वापस अपने देश ले जाता है। अब आप बताएं दोस्तों कि ना 80% चाइनीज़ लोग होते हैं, वो जो गिलगित बाल्टिस्तान के जानवर हैं उनको भी वहाँ पे तबाह कर रहे हैं, उनका इन्वायरमेंट भी तबाह कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है वहाँ पे जो गुंडागर्दी चल रही है, इस वजह से भी गिलगित बाल्टिस्तान के लोग पाकिस्तान से और चाइना से काफ़ी परेशान है। और वहाँ पर कई बार आपने देखा होगा कई ऐसे वीडियोज़ भी हैं जो खुला भारत की सपोर्ट में करते हैं कि हमें तो इंडिया का साथ जाना, हमें तो इंडिया का साथ मिला दो, तुम हमारी जान छोड़ो, हम जो भी हैं हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। अब वहाँ ऐसी भी आने लगी है कि यह कश्मीर जो है यहाँ हिंदुओं का भी है, बुद्धों का भी है, लद्दाखियों का भी, सबका है कश्मीर, कोई एक इस्लाम का ही नहीं है, हम सब बराबर हैं। और दोस्तों धीरे धीरे देखिएगा कि अभी तो केवल शुरुआत हुई, आने वाले 10-12 सालों में या फिर 7-8 सालों में हम देखेंगे कि पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान भी भारत में मिल गए। जय हिंद।